हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिए हैं किंगडम, और जिसमें हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो अभी तक के जो टॉपिक हैं वो आप पढ़ते रहना। देखो, एक्चुअल जो यहाँ पे टॉपिक आपके शुरू हो रहे हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इससे प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पे किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्या है, किसने दिया है, कैसे कैसे इसमें चेंजेस यहाँ पे आए हैं। तो आपने बात किया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस ने दिया है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आपको दिया गया है। 3 किंगडम इसमें दिए गए हैं, प्रोटिस्टा है, प्लांटी और एनिमेलिया है। अच्छा, ये तो पता है ना कि 2 किंगडम में एनिमल और प्लांट, यानी कि प्लांटी और एनिमेलिया ने यहाँ पर प्लांटी और एनिमेलिया यहाँ पे दिए गए हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ये ध्यान रखना कि नया किंगडम कौन सा यहाँ पे ऐड हो रहा है, क्योंकि उससे आपको ड्रॉबैक पता चल जाएगा कि अच्छा ये नया किंगडम बना है, इट मीन्स कि इसका जो ड्रॉबैक है वो यहाँ पे ये रहा होगा। ठीक है, ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये हैकल ने दिया है। इसके लिमिटेशंस यहाँ पर है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड ने यहाँ पे दिया है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में यहाँ पे एक नया किंगडम आता है, दैट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आता है किंगडम फंजाई, जो कि आर.एच. विटेकर ने यहाँ पे दिया है। क्या क्या आधार हैं इस क्लासिफिकेशन के वो एक टेबल में आपको यहाँ पे बताए गए हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पे जो कार्ल वूस ने ये दिया है, जिसमें किंगडम मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया था। 3 डोमेन सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस है वो हमने यहाँ पर देखे हैं, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही हम आज की डेट में पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसी के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो यहाँ पे आधार है या जो बेस है वो हमने देखा है, जैसे कि सेल टाइप कैसी है, सेल वॉल कैसी है, ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सारे हमारे पास पॉइंट आए थे। हम स्टार्ट कर चुके हैं किंगडम मोनेरा को, और अभी तक किंगडम मोनेरा में हमने ये बोला है कि किंगडम मोनेरा में यहाँ पे बैक्टीरिया जो है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम पढ़ते हैं मोनेरा में। इनका जो शेप एंड साइज है वो अलग अलग यहाँ पर होता है। बैक्टीरिया बहुत माइन्यूट भी होता है और बड़े भी इतने बड़े नहीं होते हैं कि हम इजीली उनको देख पाएं, लेकिन आपने कहा कि उनके शेप में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में कोई बहुत छोटे तो कोई थोड़ा सा बड़े हो सकते हैं। ठीक है, इनका जो शेप है वो अलग अलग होता है, जैसे कि कुछ कोकस होता है, कोकाई जो राउंड शेप के होते हैं। कुछ आपने कहा कि यहाँ पे बैसिलस होते हैं, जैसे कि रॉड शेप जो होते हैं, रॉड शेप के। कुछ कॉमा शेप के होते हैं जिसको विब्रियो कहते हैं। कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं जिसको स्पाइरुला कहते हैं। ठीक है, फोकस क्या होगा, स्फेरिकल होंगे। तो ये सारे इनके क्या आते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किए यहाँ पे बैक्टीरियल सेल को डिस्कस किया है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं बैक्टीरियल सेल के। ठीक है, हमने ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। बैक्टीरिया सेल कंप्लीट हो गई है। हमने बात की थी यहाँ पे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो 2 प्रकार का न्यूट्रिशन यहाँ पे होता है, 2 ही प्रकार का होता है। इनमें स्वपोषी पोषण भी पाया जाएगा तो परपोषी भी पाया जाएगा। परपोषी में आपने कहा कि सारे आते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया आते हैं। वो बैक्टीरिया जो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, बीमार करते हैं, वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, सारे बैक्टीरिया इसमें आते हैं। ऑटोट्रॉपिक में अगर हम देखें तो 2 प्रकार में ये डिवाइड हो जाता है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में भी ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होता है, लेकिन इतने ज़्यादा डिवीजन अभी नहीं करेंगे, इतना इनफ है आपके लिए। कीमोसिंथेटिक जो होते हैं वो केमिकल्स यूज करेंगे फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी सोर्स जो है वो इनके लिए क्या होगा, केमिकल होगा। हमने कहा था केमिकल में क्या होता है, किसी भी केमिकल का ब्रेकडाउन कर लेंगे, उसके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलेगी, ये किसी के फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकलेगी, ब्रेकडाउन कहो या फॉर्मेशन कहो, आपने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, जो केमिकल्स हैं उनका ब्रेकडाउन या उनका फॉर्मेशन करेंगे। उनके फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन से एनर्जी जहाँ रिलीज हो रही है, उस एनर्जी का यूज ये ग्लूकोज बनाने के लिए कर देते हैं। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यही तो कहा था कि नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, यहाँ पे अमोनिया में, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स में ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं फोटोसिंथेटिक, जो कि सनलाइट को यहाँ पे यूज करेंगे एज अ एनर्जी सोर्स। ठीक है, उसमें भी ये 2 टाइप के होते हैं फोटोसिंथेटिक, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। इवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे क्लास 12 में तो आपको सेम चीजें वहां पे पढ़ने को मिलेंगी कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं। देखो, ये इवोल्यूशन का ही सीक्वेंस बता रहे हैं। ठीक है, इवोल्यूशन के सीक्वेंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम करते हैं कि जब कोई सेल, जो सबसे प्रिमिटिव सेल या सबसे पहली सेल जो बनी होगी वो क्या थी,
आपने कहा वो यूकैरियोटिक रही होगी, क्योंकि डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो स्ट्रक्चर में तो सिंपल होते हैं लेकिन उनकी फंक्शनिंग कॉम्प्लेक्स होती है। ये बात तो आप समझते हैं जब आप इसकी फंक्शनिंग को यहाँ पे देखेंगे। तो हमने कहा कि जो सबसे पहली सेल रही होगी वो कैसी थी, यहाँ पे हेटेरोट्रॉप थी। ठीक है, अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ पर जो भी हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे एनालाइज किया, उन्होंने यहाँ पे अपनी थ्योरीज दी, अपनी थ्योरीज को उन्होंने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, सबसे पहली जो सेल थी वो हेटेरोट्रॉप थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हम जानते कि सबसे पहले जो अर्थ थी वो आग का जलता हुआ गोला थी। उसके बाद बहुत सालों तक यहाँ पे मिलियंस ईयर तक यहाँ पे बारिश होती रही। एट लास्ट जब बारिश यहाँ पे रुकनी शुरू हो गई, क्योंकि आग का गोला थी तो बारिश हो रही थी तो एकदम से इवेपोरेशन हो जा रहा था, और इस वजह से पानी जो है वो अभी रुक नहीं रहा था अर्थ पे। धीरे धीरे जब अर्थ ठंडी होती है तो अब यहाँ पे पानी रुकने लगा है, लेकिन अभी भी वो जो पानी वो कैसा खौलता हुआ उबलता हुआ पानी है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि पानी ठहरने लगा है। ऐसे करके वहाँ पे कुछ जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर थे वो भी वहाँ पे बनने लग गए हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं अमाइनो एसिड्स हैं, या जैसे कि आरएनए यहाँ पे बनने लगता है, जैसे कि ग्लूकोज वहाँ पे बनने लगता है। और उनसे आपने कहा कि जो पहले माइक्रो मॉलिक्यूल बने हैं फिर मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, आरएनए से डीएनए यहाँ पे बनेगा। तो ये सारी चीजें वहाँ पे बनने लगती हैं। अब जो पहली सेल थी उसके लिए तो ग्लूकोज ऑलरेडी अवेलेबल था, सारी चीजें, सारा खेल इसी बात का तो है कि हमें ग्लूकोज बनाना है। अब पहले से ग्लूकोज अवेलेबल था तो उस सेल को क्यों वो इतना एफर्ट्स लगाएगा, ये तो हम कह रहे हैं। बट जेन्यून सी बात है, अगर उसके लिए ग्लूकोज ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो क्यों अपने और ऑप्शंस को देखेगा, वो क्यों एफर्ट्स लगाएगा। तो सेल जो है वो कंज्यूम करती रहती है ग्लूकोज को बहुत सालों तक। अब ये 1 2 या 10 20 साल की बात नहीं है, पता नहीं कितने हजारों सालों तक वो जो सेल्स हैं वो उसी ग्लूकोज को क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते रहते हैं। आपको पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक जो कैरेक्टर होते हैं, जो सबसे बेसिक कैरेक्टर है, ये अपने नंबर को बहुत जल्दी इंक्रीज करते हैं, बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं। ऐसी बहुत सेल्स जो है उसका जो नंबर है बहुत ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे करके ग्लूकोज जो है वो अब खत्म हो गया है या कम हो गया है। अब क्या है, अब ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। देखो ह्यूमन का जो नेचर है वो यही होता है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए जो ऑप्शन है वो ढूंढ ही लेता है एनी हाउ। अब ऑप्शन जब ढूंढा गया तो सेल जो है अब वो क्या है, खुद अपना ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करने लगी, अडप्ट करने लगी। और सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे केमिकल्स, क्योंकि बहुत सारे पड़े हुए थे वहां उस टाइम पे, केमिकल्स भी तो बन रहे थे धीरे धीरे। हमने कहा केमिकल्स क्योंकि बहुत ज्यादा थे तो उन्होंने केमिकल्स का यूज करके अपने लिए ग्लूकोज बनाना शुरू किया। उनको हमने कीमोसिंथेटिक कहा। धीरे धीरे ऐसा हुआ, सेल्स और ज्यादा बढ़ने लगी, केमिकल्स भी कम पड़ने लगे। अब क्या होगा, अब इन्होंने अपना एक और जो यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे देखा, उन्होंने खुद की बॉडी को अडेप्ट किया। अब इन्होंने एनर्जी के लिए केमिकल्स तो क्योंकि कम पड़ गए थे या खत्म हो रहे थे, अब इन्होंने सनलाइट को जो है उसको एज अ एनर्जी सोर्स लेना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो सेल थी वो एनऑक्सीजेनिक थी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, पानी की जगह ये H2S को ले रहे थे। अब ये हाइड्रोजन जो है इसको तो यूज कर दे रहे थे, सल्फर यहाँ से रिलीज हो जा रहा था, धीरे धीरे करके H2S भी कम पड़ गया। फाइनली ये आए अब पानी की तरफ, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे लेना शुरू कर दिया, जो आयंस होते हैं उनके भरपाई के लिए। और अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। एक इवोल्यूशनरी पैटर्न को बताता है ये, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन ऐसे होता है। तो अभी भी कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक है, कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक है, कुछ बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक है। ऐसा तो नहीं कि सारी सेल्स ही इवॉल्व कर जाती हैं, ऐसा होता तो आज की डेट में बैक्टीरिया तो रहते ही नहीं। सारे बैक्टीरिया जो हैं वो यहाँ पे यूकैरियोट्स में डेवलप हो जाते हैं। अभी भी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट ही रह गए हैं, इट मीन्स की कुछ ही सेल्स हैं जो डेवलप हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। देखो एक बार न्यूट्रिशन क्लियर हो गया है। अच्छा हाँ, एक और चीज, एग्जाम्पल। तो हमने कहा फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक दोनों प्रकार के यहाँ पर होते हैं। इसका एग्जांपल हमने नॉस्टॉक एंड एनाबीना को यहाँ पर देखा था। हमने कहा था कि ये जो नॉस्टॉक होते हैं इनकी जो और सेल्स होती हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं यहाँ पर जिनमें ऑक्सीजन जो है वो आर पार नहीं जा सकता है। इस केस में ये क्या करेंगे, यहाँ पे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होती हैं ये। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करती हैं। ऐसी सेल्स को हम हेटेरोट्रॉप यहाँ पर नाम देते हैं। क्लियर है इतना? देखो एक बार, इतना क्लियर है? फिर अब बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है।
बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो उसके तरीके अगर हम देखें तो 3 तरीके आते हैं मेनली। पहला आता है बाइनरी फिजन, और ये शब्द जो है आपने पहले भी सुना हुआ है। दूसरा यहाँ पर बनते हैं एंडोस्पोर। ठीक है। और तीसरा आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बाइनरी फिजन को अगर हम देखें, होता क्या है, ये एक बैक्टीरियल सेल है। अब मैं सेल वॉल या उसकी कवरिंग सारी नहीं बना रही हूँ, मैं बस सेल मेम्ब्रेन को ही बना रही हूँ। ठीक है। ये हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, मीजोजोम होगा। ठीक है। इससे क्या लगता है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे यहाँ पे ऐड हो जाता है। सबसे पहले तो क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो अमाउंट है वो डबल होता है। ठीक है, वो क्या होगा, उसका अमाउंट डबल होगा। और धीरे धीरे, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे 2 मीजोजोम बन जाएंगे। इन 2 मीजोजोम पे इनके अलग अलग जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे। एंड फाइनल इमेज जो हमारे पास आती है वो ये है कि एक सेल ये बन गई है, एक सेल ये बन गई। यहाँ पे मीजोजोम नहीं दिखाए हैं मैंने। इसका ये अपना जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बन गई हैं 2 डॉटर सेल, D4 डॉटर C4 सेल, और यह है पेरेंट सेल, जनक कोशिका। इसी को तो बाइनरी फिजन हम कहते हैं। बाइनरी फिजन हमने अमीबा में भी पढ़ा है। अमीबा में पढ़ा है हमने, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, और हमने कहा था बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। ठीक है। तो मल्टीपल फिजन भी होता है। बाइनरी मतलब कि जब पेरेंट सेल से एक से 2 सेल बनती है तो बाइनरी फिजन है। और जब हम मल्टीपल फिजन पढ़ते हैं मतलब कि पेरेंट सेल से बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं। तो बेसिकली फिजन में क्या है कि जो पेरेंट सेल है वो बेसिकली डिवाइड होकर के 2 सेल बनाती है। देखो, क्लियर है इतना बाइनरी फिजन। चलो, अब एंडोस्पोर में क्या होता है ये देखो। हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, तो एंडोस्पोर के लिए हम थोड़ा सा देखो, एंडोस्पोर क्या होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जब क्या होती है, यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या करता है, अपने ही जेनेटिक मटेरियल की एक और कॉपी बना लेगा, एक और कॉपी बना लेगा ऐसे ये। और इसके बाहर बहुत सारी कवरिंग्स होंगी, इसके बाहर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कवरिंग्स ऐसे बन जाती हैं। ठीक है। तो जब बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, इस संरचना को एंडोस्पोर कहा जाता है। अब विद द टाइम क्या होगा, अच्छा ये जो एंडोस्पोर है इसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत सालों तक, बोलो मतलब कई सौ सालों तक भी ये रह सकते हैं। अब ये जो एंडोस्पोर है ये ऐसे ही रहेगा, चाहे यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है ये नष्ट हो जाए, लेकिन ये एंडोस्पोर यहाँ पर एज इट इज रहता है। अब जब भी इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, ये एंडोस्पोर वापस से जर्मिनेट हो करके, या फिर ये एंडोस्पोर जो है वापस से बैक्टीरियल सेल में डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का ही तरीका है कि पेरेंट सेल से एक नई सेल तो बन रही है। तो एंडोस्पोर क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब यहाँ पे एंडोस्पोर बनते हैं। ठीक है। अब मैं ये हटा रही हूँ क्योंकि, चलो पहले एंडोस्पोर को एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 तरीके से होता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 तरीके से होता है। पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आता है कॉन्जुगेशन, तीसरा आता है ट्रांसडक्शन। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्जुगेशन है और ट्रांसडक्शन है।
अच्छा, एंडोस्पोर को नोट कर लिया ना? अगर नहीं किया है, एंडोस्पोर क्या है? बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर से कवर रहता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जब वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती हैं, प्रतिकूल रहती हैं, यानी कि जो वातावरणीय कंडीशन है वो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। इस केस में ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा, उसके चारों ओर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं और बहुत टाइम तक ये रह सकता है। चाहे पेरेंटल जो बैक्टीरियल सेल है, पेरेंट बैक्टीरियल सेल जो है, अगर वो उसकी डेथ भी हो जाती है फिर भी एंडोस्पोर जीवित रहेगा और जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी ये फिर से बैक्टीरियल सेल में डेवलप हो जाएगा। अब देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? यानी कि एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इट मीन्स कि जो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है, अलग अलग बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल है वो फ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे फ्यूजन कोई नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी फ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हो रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, देखो उसमें होता क्या है, उसमें ये कि जो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होते हैं, यहाँ पे फ्यूज होते हैं, कुछ ऐसा ही है। लेकिन जैसे लैंगिक जनन होता है वैसा नहीं होगा, बट क्या होगा, जो अलग अलग बैक्टीरियल सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज होगा। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए देखो, ये देखो, एक बैक्टीरियल सेल ये है, ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और एक बैक्टीरिया ये है, यानी कि आप समझ रहे हो कि ये दोनों अलग अलग बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये लो, अब क्या हो जाता है, समहाउ समहाउ इस बैक्टीरिया की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ये डेड है, D4 डेड है, इसकी डेथ हो गई है, तो पूरा ही लिख लेती हूँ, ये डेड है। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया का नेचर होता है कि जो डेड बैक्टीरिया होते हैं ये उनके जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब कहेंगे, या आपने कहा कि उस जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले लेते हैं। अब रिजल्ट क्या आता है, ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें, ये इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल है और इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल भी आ जाता है, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, इसके जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ये ट्रांसफर हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गई है ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल में नया कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन से मतलब है कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में, या बैक्टीरिया की बात चल रही है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ऐड हुआ है, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन हुई है यहाँ पे। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि जो ये तो क्या है, ये लाइव है, ये सेल कैसी है, यहाँ पे लाइव है, लिविंग है, मतलब जीवित है, और ये क्या हो जाए, इसकी डेथ हो जाती है, क्या है, डेड है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, डेड सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यहाँ पे क्या कर देता है, डेड सेल। अब ठीक है, और इसको हम कहते हैं लिविंग सेल। ये लिविंग सेल क्या करती है, डेड सेल के जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ पर एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये इसकी डॉटर सेल बनेंगी तो इसका भी तो जेनेटिक मटेरियल इसमें जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, देखो, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, देखो, आपको एक स्ट्रक्चर याद है, पिलाई, पिलाई पढ़ा था जब हम बैक्टीरियल सेल को पढ़ रहे थे। देखो, ढूंढो यहाँ पे कहाँ है पिलाई, पढ़ो कहाँ पर है पिलाई, कहाँ है पिलाई, ये वाला स्ट्रक्चर पिलाई है। यही पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली में क्या होगा, देखो यहीं पे सुन समझ लो, ये जो पिलाई है इसके थ्रू इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, अच्छा ये वाला जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जो प्लाज्मिड है वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है, इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन हमारा रह जाता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।